चाचा चाची ने मुझे अपने पास रख लिया था। मैं पढ़ी लिखी भी थी, मैं इंटर तक पढ़ी हुई थी और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मैं अपने चाचा चाची पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि कुछ अपना अलग से कर सकूं और पैसे कमा सकूं। इसलिए पहले तो मैंने पार्लर का काम सीखा, कुछ काम मैंने सीखा और कुछ मुझे पहले से ही आता था क्योंकि मैं लोगों को देखती थी। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं सोशल मीडिया के थ्रू ब्यूटी पार्लर के कोर्स की नई नई वीडियो देख देख कर काफ़ी कुछ सीख गई थी। ये मेरे हाथ में एक टैलेंट था, इसलिए मैंने अपने आप चाचा चाची के गांव में ही एक पार्लर खोल लिया। चाचा ने मुझे एक दुकान किराए पर लेकर दे दी, उसी से मैंने पार्लर का काम शुरू कर दिया, जिससे मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन इतने पैसे निकल आते थे कि दुकान का किराया भी निकल आता था और मेरा अपना खर्चा भी हो जाता था। मुझे चाचा चाची के गांव में रहते हुए 5 साल हो गए थे। मैं इस गांव को अच्छी तरह से जान गई थी और ये गांव मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरे चाचा चाची की भी एक ही बेटी थी जो मुझे मेरी बहन की तरह प्यारी थी। इस गांव की सारी औरतें मुझे ब्यूटी पार्लर वाली के नाम से ही जानती थी। इस गांव में मेरा बहुत नाम था क्योंकि पूरे गांव में एक मेरा ही ब्यूटी पार्लर था और मैं औरतों और लड़कियों को इतनी अच्छी तरह से प्यार करती थी कि कोई देखकर उन्हें पहचान ही नहीं पाता था। लोग मेरे काम से बहुत खुश होते थे। बहुत से लोग तो ऐसे थे जो मेरे पार्लर में नहीं आते थे। मेकअप या अपना कोई भी काम करवाने के लिए मुझे अपने घर पर बुला लिया करते थे। मुझे ये सौदा भी घाटे का नहीं लगता था क्योंकि मेरी सारी ज़रूरतें इस गांव के लोगों से पूरी हो रही थी। गांव के काफ़ी सारे लोग काम करने के लिए शहर जाया करते थे क्योंकि इस गांव में बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे। ये गांव एक जाना माना गांव था। यहाँ की सारी औरतें अपना कोई ना कोई काम मुझसे करवाती रहती थी। गांव में सबसे ज़्यादा नाम गांव के सरपंच का था, जो कि बहुत ही अमीर थे और जमींदार भी थे। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी थीं और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई थी। इस गांव में सभी अच्छे और खाते पीते लोग रहते थे। मेरे चाचा चाची भी कोई गरीब नहीं थे, उनके घर के हालात भी काफ़ी अच्छे थे। इस गांव के लोगों का काम अच्छा था, इसी वजह से मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे। एक दिन मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर आया जिससे मैं हैरान हो गई थी। मुझे मेरे पार्लर के काम करने वाली एक लड़की ने आकर बताया कि मैम, आपसे मिलने के लिए एक औरत आई है। वो अपना मेकअप इस स्टाइल से करवाना चाहती है कि वो जवान नजर आए। मैंने उससे कहा, जवान नजर आने की क्या बात है, मेकअप से तो सभी खूबसूरत लगते हैं। मैंने अपनी असिस्टेंट को बताया था तो वो कहने लगी, मैम, वो औरत कोई जवान औरत नहीं बल्कि उसकी उम्र तो 70 साल है और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहती है। मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई थी कि 70 साल की उम्र में वो बुढ़िया किसके लिए खूबसूरत लगना चाहती थी। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बाहर उससे मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी असिस्टेंट के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। आखिर 70 साल की उम्र में ये बुढ़िया किसके लिए खूबसूरत लगना चाहती है। मेरी असिस्टेंट ने कहा कि मैम, ये बात तो इसे ही पता होगी। फिलहाल तो ये कह रही है कि आप इससे जितने भी पैसे मांगेंगी वो देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उसका बहुत स्पेशल दिन आ रहा है, इसलिए आप उसे तैयार कर दो। इस केस में मुझे अब कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होने लगा था क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर वो बुढ़िया ऐसा क्यों करना चाहती है। आखिर उसके ऐसा करने के पीछे कोई तो वजह जरूर होगी। यकीनन इस उम्र में वो शादी तो नहीं कर रही होगी, तो फिर क्या किसी को धोखा दे रही है। मैंने अपने दिल में सोचा कि या फिर वो अपनी जवानी के दिनों को फिर से ताज़ा कर रही है। ये सोचकर मैं उसकी तरफ चली गई तो उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत लहंगा था जो बिल्कुल ऐसा था जैसे नई दुल्हन का जोड़ा होता है। उसके पास ही बराबर में गंदे से फटे पुराने कपड़े भी पड़े हुए थे। मेरी नज़र जब दोनों चीज़ों पर पड़ी तो मैं उसे घूरते हुए सवाल करने वाली नज़रों से देखने लगी। वो मुझे देखकर कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैंने भी कारण वाले कपड़े उतार कर साफ सुथरे कपड़े पहन लिए हैं। मेरे शरीर से बदबू भी नहीं आ रही।
उसने बड़े अफसोस के साथ मुझे बताया था। मैंने उससे कहा, जी वो तो मुझे पता है, लेकिन आप ये खूबसूरत सा लहंगा किसके लिए लेकर आई है? ये तो दुल्हन पहनती है। मेरे ऐसा सवाल करने पर उसने अपना सिर झुका लिया और कहने लगी, आज मैं ही दुल्हन बनूंगी। मैं यह सुनकर बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा, आप दुल्हन बनोगी? मेरा मतलब कि आप दुल्हन क्यों बनोगी? इस उम्र में आप किसकी दुल्हन बनोगी? उसने कहा, बेटी मेरी शादी हो रही है और वो भी गांव के सरपंच के घर में, इसलिए तुम्हें मुझे अच्छे से तैयार करना होगा। मैं जल्दी से दुल्हन वाले कपड़े पहन कर आती हूँ, जरा मेरी मदद कर दो। तुम्हें तो पता है इस उम्र में ज्यादा चला फिरा भी नहीं जाता। उसने अपनी लाठी मुझे दी और मेरा सहारा लेते हुए बाथरूम के अंदर चली गई, जहाँ पर उसने वो दुल्हन वाला लहंगा पहन लिया था। मैं इस बूढ़ी औरत को देखकर बड़ी हैरान हो रही थी कि इस 70 साल की उम्र में इस बुढ़िया से कौन शादी कर रहा है। जरूर वो कोई ऐसा ही इंसान होगा जो पहले से ही मौत के करीब जा रहा होगा, जिसकी उम्र लगभग 80-90 साल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस औरत में ना तो कोई खूबसूरती थी और ना ही कोई ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से कोई इसे पसंद करता, और फिर इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी। दूसरा, इसने अपने काम के बारे में बताया कि वो एक भिखारन है, लोगों से भीख मांग मांग कर गुजारा करती है। ऐसे में इससे कौन शादी कर रहा होगा? मैंने इस औरत से कुछ इसलिए नहीं पूछा कि कहीं इस बेचारी को मेरी बात का बुरा ना लग जाए। मैंने उसे अच्छी तरह से तैयार कर दिया। जो कुछ भी मैं कर सकती थी मैंने अपना बेस्ट करने की ही कोशिश की थी। अब वो पहले के मुकाबले काफी बेहतर लग रही थी। शीशे में खुद को देखकर शर्माने लगी और कहने लगी, काश ये सब पहले होता, मेरी जवानी में भी कोई मुझे मिल जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसने ये कहकर अपनी लाठी मुझसे वापस ले ली और बाहर को चलने लगी। मैंने कहा, आप इतना भारी लहंगा पहनकर चल नहीं पाओगी, मैं आपके साथ चलती हूँ। वो कहने लगी, अरे नहीं बेटा, गाड़ी और ड्राइवर मुझे लेने के लिए आ गए हैं। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। मैं हैरान हो गई कि अगर ये भिखारन है तो गाड़ी में क्यों जा रही है। मैंने देखा कि वो गांव के सरपंच जी की गाड़ी थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये सरपंच जी को क्या हो गया था? ये तो अभी सिर्फ 50-60 साल के होंगे। ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? कहीं इस बूढ़ी औरत से शादी तो नहीं करने वाले हैं। मैंने दिल में सोचा। मैं ये बातें अभी सोच ही रही थी कि गाड़ी से ड्राइवर उतरा और मेरी तरफ इनविटेशन कार्ड धराते हुए कहने लगा, माफ करना मैडम, हम जरा लेट हो गए, लेकिन मैं आपको शादी का इनविटेशन दे रहा हूँ। आपको हमारे साथ शादी में जरूर चलना होगा। आप भी गाड़ी में बैठ जाओ। आपने दुल्हन को तैयार किया है, इतना तो हमारा भी हक बनता है कि आपको शादी में इज्जत से बुलाएं और आपकी खूब खातिरदारी करें। मैं उस सरपंच के घर शादी में नहीं भी जाती, लेकिन दुल्हन के बारे में जानने के लिए, और मुझे इस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो रहा था, उसके बारे में जानने के लिए मैंने सोच लिया था कि मैं इस शादी में जरूर जाऊंगी। मैं इस टाइम खड़ी हुई यही सब बातें सोच रही थी। मैंने तो अपने दिल में ये आइडिया लगा लिया था कि जरूर इस औरत को किसी न किसी ने बहकाया होगा। किसी ने जरूर कहा होगा कि तुम सरपंच जी से शादी कर लो, या फिर सरपंच जी से किसी ने कहा होगा कि आप इस भिखारन से शादी कर लो तो आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। मैं भी देखना चाहती थी कि आखिर लोग इस कपल के बारे में क्या बातें करेंगे। मैं दुल्हन के साथ सरपंच की गाड़ी में बैठकर चली गई थी और अपने असिस्टेंट से पार्लर संभालने के लिए कह दिया था। जब हम सरपंच के घर के आगे रुके तो दुल्हन को उतारने के लिए 4-5 लड़के आए थे। उनमें से किसी का भी बिहेवियर ऐसा नहीं था कि मुझे बुरा लगता। सब लोग इस बूढ़ी औरत को बहुत इज्जत दे रहे थे। मैंने आज इस औरत को गांव में पहली बार देखा था। इससे पहले तो कभी मुझे ये नजर नहीं आई थी। शादी में मौजूद 2-3 लोगों से मैंने इसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका नाम तो हमें भी नहीं पता, और ये औरत तो काफी सालों के बाद हमने यहाँ पर देखी है। पहले ये औरत इसी गांव में रहा करती थी और इसके बाद ये शहर में कहीं जाकर रहने लगी थी। हम इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते हैं, बस इतना ही पता है। मैं सोच रही थी कि सरपंच की शक्ल देखूंगी, उनकी पत्नी के क्या एक्सप्रेशन होंगे। उनके पति ने अपने से लगभग 10-20 साल बड़ी औरत के साथ शादी कर ली, क्योंकि सरपंच की उम्र तो 50-60 साल के बीच ही होगी, इससे ज्यादा नहीं थी। मगर मुझे हैरानी तो तब हुई थी
जब सरपंच जी इस औरत को दिलासा देने लगे और इसके साथ बैठ गए। लेकिन इस बुढ़िया का पति सरपंच ही नहीं थे, तो फिर कौन था इसका दूल्हा? कहीं अपने घर में किसी ड्राइवर या गार्ड से तो सरपंच इसकी शादी नहीं करवा रहे थे, या फिर घर के किसी नौकर के साथ शादी करवा रहे हों। मैं यही सोच रही थी कि दूल्हा आ गया और सारे शादी हॉल में शोर मचने लगा। मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर सरपंच जी का बेटा अनूप खड़ा हुआ था। अनूप को देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने सुना हुआ था कि उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, तो क्या यही लड़का दूल्हा था? मैं फटी फटी नजरों के साथ चारों तरफ देख रही थी और उसने ही दूल्हे जैसे कपड़े भी पहने हुए थे। मैंने अपने पास बैठी हुई एक औरत से पूछा कि क्या यही सरपंच जी का बेटा है जिसकी आज शादी है इस औरत के साथ? तो उसने कहा हाँ, इस बुढ़िया की शादी इसी के साथ हो रही है। कहने लगी यही सरपंच जी का बेटा है, ये उनका इकलौता बेटा है, मगर फिर भी देखो अपने इकलौते और इतनी कम उम्र के बेटे की शादी इस बुढ़िया के साथ करवाने जा रहे हैं। इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है। और मुझे तो इस बच्चे पर दया आ रही है कि ये अपने माता पिता की मर्जी की खातिर इस बुढ़िया के साथ शादी क्यों कर रहा है। ये अपने माता पिता की मर्जी की खातिर ये सब कुछ कर रहा है, या फिर अपने लिए इस बुढ़िया से शादी कर रहा है। भगवान जाने कैसा कलयुग आ गया है। मैंने अपने दिल में सोचा कि भगवान ये अब कैसे इसके साथ रहेगी। ये तो उसकी दादी की उम्र की है। यहाँ पर मौजूद मेहमान भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो हंस भी रहे थे, जबकि दूल्हा मतलब 19 साल का अनूप टहलता टहलता जाकर दुल्हन के बराबर में बैठ गया था, जहाँ पर वो बुढ़िया पहले से ही बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था कि अनूप से कोई जबरदस्ती की होगी, लेकिन दूल्हे की मुस्कुराहट देखकर आइडिया हो चुका था। तो ये शादी जबरदस्ती हरगिज नहीं की जा रही। इस शादी में इन दोनों की मर्जी शामिल है, तभी तो ये दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन क्या पता अनूप को किसी ने इस बात पर मजबूर किया हो, इसलिए वो दिखावा करने के लिए लोगों के सामने खुश होने की एक्टिंग कर रहा हो। सरपंच जी भी गुस्से में नजर नहीं आ रहे थे। दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। ऐसा लगता था कि ये शादी उनकी खुशी के लिए ही हो रही है, जबकि सरपंच जी की पत्नी बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। वह अपनी एक रिश्तेदार से कहने लगी कि मेरा तो इन लोगों ने पूरे गांव में मजाक बनवा दिया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो अपने बेटे के लिए बहुत खूबसूरत सी पत्नी ढूंढ कर लाना चाहती थी, लेकिन देखो इन लोगों ने क्या कर दिया। सारे गांव के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अपने इकलौते बेटे की शादी के मुझे कितने अरमान थे, मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मैंने तो अपने पति से भी कहा था कि अनूप की इतनी बड़ी बात मत मानो, मगर उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि अगर मेरे बेटे ने इस औरत से शादी नहीं की तो फिर मैं खुद इस औरत से शादी कर लूंगा। अब बताओ भला मैं अपना घर कैसे उजाड़ सकती थी। लेकिन जो भी हुआ मैं इस सबसे खुश नहीं हूँ। मैं तो इसे अपनी बहू भी नहीं कह सकती, ये मेरी माँ की उम्र की है। सरपंच जी की पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था। सच कहूँ तो 70 साल की ये भिखारन मुझे बहुत बड़ी ठोर औरत लग रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट औरत है, लेकिन फिलहाल वो अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। इस तरह से बैठी थी जैसे आज उसकी सबसे बड़ी चाहत पूरी हो गई हो। मगर उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसने मुझे इशारे से अपने करीब बुला लिया। मैं उसकी बात सुनने के लिए उसके करीब गई तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम आकर मेरे पास बैठ जाओ। कभी कभी मुझे खुद को सेट करना होता है, तो फिर तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। मैं हैरान थी कि इस औरत में कॉन्फिडेंस है, जबकि शादी में मौजूद सारे लोग उस पर हंस रहे थे, मगर उसे तो किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो बस अपने खूबसूरत लगने पर ही ध्यान दे रही थी। थोड़ी देर के बाद शादी की सारी रस्में खत्म हुई और शादी भी हो गई। मेहमान भी खाना खाकर धीरे धीरे जाने लगे थे, मगर इस औरत ने मुझसे कहा कि तुम मेरे पास ही रहो। उसने मुझे अपने पास से कहीं जाने ही नहीं दिया। कहने लगी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझे उसकी इतनी मोहब्बत और अपने ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दिलवाने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि सरपंच जी के परिवार की इस औरत के साथ रहकर मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। मैं चुपचाप उस औरत के साथ बैठी रही। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे अकेले में भी कोई बात करना चाहती है, मगर बार बार वो कुछ कहते कहते रुक जाती थी। थोड़ी देर के लिए मेहमान इधर उधर हुए
तो उसने मेरे कान में कहा कि तुम रात को मेरे साथ मेरे कमरे में ही रुक जाना, कुछ दिन मेरे साथ यहीं पर रह जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी, क्योंकि मुझे एक पार्लर वाली की बहुत सख्त जरूरत है। तुम मुझे बड़ी अच्छी लड़की लगी हो। तुम्हें तो पता है कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, अब इस उम्र में मुझे ज्यादा मेकअप करना भी नहीं आता। मैंने तो सारी जिंदगी भीख मांग कर ही अपने बच्चों का पेट पाला है, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम शादीशुदा नहीं हो। तुम्हें क्या पता कि किस तरह से मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। बस तुम मुझे तैयार कर देना, मैं हर मौके पर खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इतने पैसे रोज दूंगी जितने तुम अपने पार्लर में एक दिन में भी नहीं कमा पाती होगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये एक गांव वाला इलाका है, यहाँ पर औरतें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा काम करने के 500 या फिर 600 से 700 रुपए देती होंगी, और तुम जैसी गरीब लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इस भिखारन पर हैरत हो रही थी कि एक ही घंटे में अपनी शादी करने के बाद वो अपनी औकात कैसे भूल सकती है। मैंने उससे कहा कि चलो तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हो तो अपने पति के लिए तुम्हें खूबसूरत दिखना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा पति तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। लेकिन मुझे एक दिन के काम के लिए लगभग तुम्हें 10,000 रुपए देने होंगे, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि तुम आज रात भी रुक जाओगी। मैंने कहा क्यों नहीं, अगर तुम मुझे अभी पैसे दे दो तो मैं आज से ही तुम्हारे साथ रुकने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझसे कहा, अरे तुम तो बड़ी लालची हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह लगती हो। तुम्हारा भी बड़ा एक्सपीरियंस है कि इंसान की जेब से पैसे किस तरह से निकालने हैं। उसने अपने हाथों में लिया हुआ गोल्डन कलर का पर्स उठाया और उसको खोलकर मुझे 10,000 रुपए दे दिए। मैं हैरान हो गई थी कि उसने मुझे फौरन ही 10,000 रुपए कैसे दे दिए थे, जबकि यह गरीब और भिखारी इंसान के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने उसके हाथ पैर देख लिए थे, वैसे वो लगती तो किसी शरीफ परिवार की ही औरत थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि ये कहानी कुछ डिफरेंट है। वो फिर से मुझे देखती हुई कहने लगी, आज मेरा पति मेरे कमरे में आएगा और इससे आगे मैं क्या कहूँ, मेरी उम्र हो गई है। तुम तो काफी समझदार हो ना, तुम जानती हो कि मेरी उम्र कितनी हो गई। मैंने ये शादी अपने पति की खुशी के लिए ही की है, लेकिन अब तुम खुद ही बताओ कि मैं इस उम्र में शादी की कुछ ऐसी रस्में जिनको मैं पूरा नहीं कर सकती, वो कैसे कर सकती हूँ। मैं उसकी बात को समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रही है भला। वो औरत बड़ी समझदार मालूम होती थी और कहने लगी, तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रुको। मैं इन लोगों से कह दूंगी कि तुम मेरी फ्रेंड हो, जिसे मैंने यहाँ पर बहुत टाइम के बाद देखा है, और ये कि तुम भी मेरी तरह शहर से आई हुई हो। मैं उनकी इस बात पर हंसने लगी और कहने लगी, आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं आपकी पोती की उम्र की हूँ, आखिर कोई इंसान इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बन सकता। तो वो कहने लगी, चलो तो मैं ये कह दूंगी कि ये अभी मेरी नई नई फ्रेंड बनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं इस औरत की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी और मुझे ये भी पता चल चुका था कि मुझे इसके लिए क्या करना है और ये मुझे पैसे क्यों दे रही है। मैं इसकी बातें समझकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। एक तो इसके पास अपने पैसे भी होंगे, और दूसरा कि अभी से शादी में आए हुए मेहमानों ने भी पैसे दिए थे। शादी पूरी हो जाने के बाद वो मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई थी। जाहिर सी बात है, सरपंच की पत्नी मतलब इस बुढ़ियों की सास, जो इससे लगभग 30 साल छोटी थी, वो इससे बात नहीं करना चाहती थी। वो अपने कमरे में चली गई थी। पीछे वो औरत अकेली रह गई थी। उसने मुझे अपना नाम महेश्वरी बताया था। महेश्वरी ने कहा कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत तो नहीं करता जितनी लोगों के सामने दिखा रहा है, लेकिन क्या पता इसका क्या मतलब हो, क्योंकि मर्द का तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया कि तुम्हें क्या करना है। मैं महेश्वरी को लेकर उसके नए कमरे में चली गई थी। उसका लहंगा बहुत भारी था, इसलिए उसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने महेश्वरी से पूछा, अच्छा ये बताओ कि आपकी लव मैरिज हुई है या फिर आपके साथ जबरदस्ती की गई है। तो वो हंसने लगी और इतनी जोर जोर से हंसने लगी कि हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगा। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे।
वो अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, हाँ, मैंने ये शादी लव मैरिज ही की है, लेकिन अभी तुम्हें इसकी हकीकत नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारा भरोसा कायम करना है। फिर तुम्हें अपनी सारी कहानी सुना दूंगी। और उसके बाद वो खामोश हो गई। फिलहाल मैंने उसके कपड़े चेंज करवा दिए थे। कपड़े चेंज करते ही वो खुश हो गई थी और कहने लगी कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, लेकिन अब तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी, और इस बात पर ध्यान देने के बाद तुम्हें अगर मेरे साथ वफादारी करनी हो तो बता देना, मगर मेरे राज के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि मैं अकेली भी ये काम कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि तुम जवान लड़की हो और इस गांव की भी नहीं हो, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने उसको बताया कि मैं इस गांव में ही 5 साल से रह रही हूँ, क्योंकि शहर में मेरे माता पिता मर गए। अपने शहर वाले घर को छोड़कर अपने चाचा चाची के साथ इस गांव में रह रही हूँ। ये पूरा गांव मुझे अच्छी तरह से जानता है। तो वो कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कमरे में बैठी रही थी। मुझे ज्यादा हैरत नहीं हो रही थी कि इसका पति अभी तक क्यों नहीं आया था। जाहिर सी बात है, वो लड़का 19 साल का था और वो 70 साल की औरत के पास जाकर क्या करेगा। वो तो इसे देखकर अपनी दादी ही समझेगा, बल्कि इस औरत के साथ तो उसके दिल के कोई अरमान भी नहीं जाग पाएंगे। मगर हैरानी तो मुझे उस टाइम हुई थी जब कमरे के दरवाजे पर अचानक ही दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अनूप को खड़ा हुआ देखा था। उसके हाथ में बड़े बड़े फूलों का बुके था। उसमें बहुत सारे रंग के फूल थे और साथ ही एक गिफ्ट भी था। उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरत होने लगी। मैंने अनूप से कहा, क्या है ये सब? तो वो कहने लगा, दिख नहीं रहा है कि मैं ये सब अपनी पत्नी के लिए लेकर आया हूँ, और तुम्हें शर्म नहीं आती नए नए कपल्स के कमरे में रात के टाइम पर रुकना? क्या यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? तुम यहाँ से चली जाओ। उसने तो मेरी अच्छी खासी इंसल्ट कर दी थी और साफ साफ मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया था। मगर जब माहेश्वरी ने पीछे से आवाज लगाई कि कोई बात नहीं अनूप, ये मेरी नई नई फ्रेंड बनी है, तुम इससे मत शर्माओ, और ये थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएगी, मगर रात भर इस कमरे में ही रुकेगी। मैंने सोचा था कि ये बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन फिर जब महेश्वरी ने मुझे अपने पास ही रोक लिया तो अनूप ने मेरे सामने अपने नए स्टाइल में बड़े ही अच्छे तरीके से इस बुढ़िया को प्रपोज किया था। वो कह रहा था कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाती। भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ऐसा प्रपोज तो मैंने कभी आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियों के बीच भी नहीं देखा था। वो महेश्वरी से कहने लगा, महेश्वरी जी, मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना पसंद करूंगा और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। महेश्वरी तो बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ किसी गहरी सोच में भी चली गई थी। फिर अनूप को ये कहकर भेज दिया कि मैं कल से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। फिलहाल मुझे अपनी फ्रेंड के साथ रहने दो, क्योंकि मैं यहाँ बहुत टाइम के बाद आई हूँ, तो मुझे यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ के माहौल में ढलने में अभी टाइम लगेगा। सरपंच जी का बेटा अनूप बाहर चला गया था। उसके बाहर जाने के बाद महेश्वरी ने मुझसे एक बैग मंगवाया और कहने लगी, इसे खोलो और इसमें मेरे सारे जेवरात डाल दो। मैं उसे गौर से देखने लगी थी कि ये तुम क्या कर रही हो महेश्वरी? क्या तुम्हारा यहाँ से चोरी करके भागने का इरादा है? वो कहने लगी, तो और क्या, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आ रही हूँ? और ये जेवर मैं चोरी करके नहीं ले जा रही हूँ, ये सारे मेरे अपने जेवर हैं। मैं ये सारे जेवर यहाँ लेकर आ गई थी और कुछ जेवर इन लोगों के यहाँ के हैं, और इस लड़के ने मुझसे शादी कर ली है। ये लड़का शादी करके मुझे यहाँ ले तो आया है, लेकिन जानती हो कि ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? उसकी बात ने तो मुझे हैरान कर दिया था। मैं खामोश हो गई थी। मैंने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। उसने मेरे सामने अपने सारे जेवरात रख दिए और कहने लगी, तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें इसमें से दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरा साथ देना होगा। देखो, गांव वाले लोग तो कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मैं यहाँ बहुत पहले आई थी इसी काम से, और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ दिन ही रही थी और उसके बाद शहर चली गई थी। मैं गांव वालों को ज़्यादा नहीं जानती और ना ही पहचानती हूँ, और तुम्हारी परवरिश भी यहाँ पर नहीं हुई है।
तुम भी यहाँ पैसों के लिए ही काम कर रही हो। मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी और मैं बताती हूँ कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना होगा। मैं तुम्हें सब समझा चुकी हूँ। जाकर बाहर से कोई गाड़ी मंगवा लो और फिर मुझे इसमें बैठाकर बताना। सबको यही लगे कि तुम वापस अपने ब्यूटी पार्लर जा रही हो, लेकिन हम दोनों एक साथ यहाँ से निकलेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे डर भी लग रहा था कि अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। मेरी इस हरकत पर चाचा चाची तो मुझे जान से ही मार देंगे। तब उसने मुझे समझाया कि ये सरपंच बस नाम का ही सरपंच है। इनके पास उनके घर के अलावा और कोई ऐसी ताकत नहीं कि ये तुम्हें कुछ भी कह सके। मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ और मेरे पास जो ताकत है इसका तुम आइडिया भी नहीं लगा सकती हो। तुम खुद सोचो, मेरे पास एक ऐसी ताकत है कि एक 19 साल के लड़के ने 70 साल की उम्र में मुझसे शादी की है। वैसे इस औरत की बात में दम तो था। ये बात तो सही लगी थी मुझे इसका साथ देना बिल्कुल सही लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना ही फायदा करने वाली हूँ। वैसे गांव के लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते थे। अगर कुछ हुआ तो मैं अपने चाचा चाची से कह दूंगी कि मैं अपने शहर अपने मामा के घर चली गई हूँ। मेरा तो बस एक छोटा सा कारोबार था जिससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अगर मुझे ये औरत 50 लाख रुपए दे देती है तो मैं शहर में अपना एक प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ और इससे मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आते और मेरी लाइफ अच्छी तरह से सेट हो जाती। मैं इस काम के लिए राजी हो गई थी। उसने मुझे एक काले रंग का बड़ा सा बैग पकड़ाया और बैग लेकर मैं बाहर चली गई थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे मेरे पार्लर जाने के लिए एक टैक्सी मंगवा कर दे दो, क्योंकि मुझे पार्लर जाना है। मेरा पार्लर बहुत दूर है और मैं टैक्सी में जाना ज़्यादा पसंद करूंगी। ड्राइवर ने मेरी बात मान ली और मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा कर दे दी। मैं वहाँ से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई थी। मैं जानती थी कि इसी टैक्सी में बैठकर मैं इस औरत को यहाँ से भगा सकती हूँ। टैक्सी में बैठने से रुककर मैं किसी चीज को लेने के बहाने से अंदर चली गई थी और साथ में ही उस औरत को भी चोरी चुप के बाहर लेकर आ गई थी, ताकि अंधेरे में किसी को ये ना पता चले कि इस काले कपड़े में वो बुढ़िया मेरे साथ यहाँ से भाग रही है। मैंने चारों तरफ देखा कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। जल्दी से मैंने उस बुढ़िया को टैक्सी में बैठा दिया और हम लोग टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए थे। सारे गांव के लोग तो सो रहे थे और हर रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा था। हम लोग वहां से भाग चुके थे। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सका। हम लोग जब शहर पहुंचे तो वो औरत टैक्सी से निकली और मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ पर बेवजह लेकर नहीं आई हूँ। मुझे अपना वादा पूरा करना है। तुम इन जेवर में से जितने जेवर चाहे उठा सकती हो। मैंने कहा, तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दो, क्योंकि मेरा शहर में कोई नहीं, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए कहाँ जाऊंगी। सुबह होते ही मैं अपने चाचा चाची को फोन कर दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि मैं शहर अपने मामा के घर चली गई हूँ। वो मेरी परवाह ना करे। मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो तुम मेरा साथ दो। वो मुझे खुशी खुशी अपने घर ले गई थी। उसने मुझे अपनी फैमिली से मिलवाया। उसकी फैमिली तो काफी बड़ी थी। उस परिवार में उसके 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी और दोनों बहुओं के बच्चे थे। वो पोता पोती वाली थी। उसकी सबसे छोटी पोती आकर उसके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, दादी आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंसान ऐसा निकलेगा। मैं तो उसे सच्चा प्यार करती थी। तभी माहेश्वरी अपनी पोती से कहने लगी, देख लिया ना तुमने, प्यार करने का नतीजा। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़का पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। जब उसे यह पता चला कि तुम्हारी दादी के पास अपना बैंक बैलेंस है, वो बहुत अमीर है, वो तुम्हें भी आगे लेकर जा सकती है, तो वो तुम्हारी दादी से ही शादी करने के लिए तैयार हो गया था। महेश्वरी ने कहा कि तुम ये सब कुछ सुन रही हो। महेश्वरी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। महेश्वरी ने बताया कि ये मेरी सबसे छोटी पोती है, इसका नाम सुजाता है। ये शहर के किसी कॉलेज में पढ़ती थी और उसी कॉलेज में गांव के सरपंच का बेटा अनूप भी पढ़ने के लिए आता था। इन दोनों के बीच कॉलेज में ही मुलाकात हुई थी और इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। मेरी पोती अनूप से बहुत मोहब्बत कर बैठी थी। मैंने अपनी पोती को काफी समझाया कि ये लड़का तुम्हारी दौलत के चक्कर में तुम तक पहुंचा है, लेकिन मेरी पोती मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसे तो ऐसा लगता था
कि वो लड़का इससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सरपंच का बेटा एक बहुत बड़ा लालची इंसान है, जबकि सरपंच भी बहुत बड़ा लालची है। मेरी पोती यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो लड़का इसे धोखा दे रहा था। एक दिन मैंने सुजाता से चैलेंज किया कि अगर सरपंच के बेटे अनूप को मैं ये सारी चीजें देकर खुद से शादी करने के लिए तैयार कर लूं, तो तुम्हें उसका ख्याल भी अपने दिल से निकालना होगा। मेरी पोती को लगता था कि अनूप ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि हर मर्द की फितरत एक जैसी होती है। कोई मर्द पैसों का भूखा होता है तो कोई शरीर का भूखा होता है, लेकिन अनूप तो पैसों का भूखा था। उसने ये भी नहीं देखा कि मैं उसकी दादी की उम्र की थी। उसने पैसों की खातिर मुझसे शादी कर ली और मेरी इतनी खूबसूरत पोती को धोखा दे दिया। उसने मेरी इस नाजुक सी खूबसूरत सी पोती को प्यार के झूठे झूठे वादे किए, और फिर जब मेरी दौलत के बारे में पता चला तो वो सारे वादे भूल गया। मेरी पोती को यही लगता था कि कभी सरपंच का बेटा ऐसा करेगा ही नहीं। वो मुझसे शादी करने के लिए साफ मुकर जाएगा, क्योंकि मैं उसकी दादी की उम्र की थी। अगर मैं कोई 30-35 साल की औरत भी होती तब भी शादी करना मुमकिन था, लेकिन वो और उसका पिता इतना ज्यादा लालची है कि उन्होंने उम्र में भी फर्क नहीं देखा। जानती हो कि मेरी पोती की मोहब्बत इस दौलत के आगे फीकी पड़ गई थी। सुजाता ने उसे कुछ नहीं कहा था, हाँ, लेकिन मैंने उसे बहुत लालच दिए थे कि मैं किसी जवान लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। किसी जवान लड़के से शादी करके उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें ऐसी ही मोहब्बत करूंगा जैसे कि तुम मुझसे करती हो। और फिर तुम यकीन नहीं मानोगी कि उस लड़के ने पूरे गांव के सामने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ इस दौलत के पीछे जो मेरे नाम पर है। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत अमीर औरत हूँ। और आते आते ही मैंने अनूप का घर भी साफ कर लिया। ये जेवर तुम आराम से ले जा सकती हो, क्योंकि ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ सरपंच और उसके बेटे को सबक सिखाने के लिए किया है। और उन दोनों बाप बेटे को सबक सिखाना भी जरूरी था, जो पैसों के पीछे मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद करने चला था। भगवान जाने उसे किस चीज की कमी थी। उसके पास अच्छा घर है, माता पिता हैं, गांव में बहुत इज्जत है, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी वो और उसका पिता इतने लालची थे कि एक बूढ़ी औरत को भी अपनाने पर तैयार हो गए थे। मैंने ऐसी मोहब्बत पर धोखा कभी देखा भी नहीं, लेकिन अपनी पोती को समझाने के लिए क्या क्या नहीं कर दिया। मैं अपनी पोती को इस लालची इंसान के हवाले नहीं करना चाहती थी और अपनी पोती के सामने सारी सच्चाई लाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। भगवान का शुक्र है कि तुमने मेरा साथ दिया, वरना पता नहीं मैं अपनी पोती को इस झूठे प्यार की हकीकत समझाते समझाते कहाँ जाकर फंसती। भगवान की कृपा है, मेरी पोती की आंखें खुल गई। महेश्वरी तो ये बात करके अपने कमरे में चली गई थी, मगर मैं खड़ी हुई वहां पर ये सोच रही थी कि सरपंच और सरपंच के बेटे से जो महेश्वरी ने शादी की है, अब उसका क्या होगा। वैसे तो महेश्वरी विधवा औरत है, लेकिन अगले दिन मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई थी। महेश्वरी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं था कि इस शादी को शादी नहीं मान सकते। महेश्वरी ने अपनी पोती को समझाने के लिए जो कदम उठाया था वो सही था या गलत, मुझे तो महेश्वरी ने जो भी किया था सब सही लगा था, लेकिन मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने शहर में आकर एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। यहाँ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैंने अपने चाचा चाची को भी शहर ही बुला लिया है, वो लोग मेरे साथ रहते हैं। महेश्वरी की पोतियाँ मेरी अच्छी दोस्त बन गई हैं और मेरी ही पार्लर में काम करती हैं। मैंने उन लोगों को सारा काम सिखा दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी के हालात इस तरह से बदल जाएंगे। आज मैं एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। महेश्वरी की मदद करने के बाद मेरी किस्मत एक नया मोड़ लेकर आ गई थी। मेरी शादी भी एक अच्छे इंसान से हो गई है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और खूब सारा पैसा कमा रही हूँ। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरी जिंदगी तो महेश्वरी की वजह से बदल गई, लेकिन इसकी पोती की जिंदगी भी काफी बदल गई, क्योंकि इसकी आंखें खुल गई थी। वो एक झूठे और मक्कार लड़के के हाथों धोखा खा रही थी। महेश्वरी ने अपनी पोती की शादी एक अच्छे परिवार में की, वो भी अपने ससुराल में बहुत खुश रह रही है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों,
आपको हमारी मजेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगल।